नमस्कार, मैं कुमारपाल आदित्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कुमारपाल आदित्य यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैंने कहा, इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है कि कुछ ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से संबंधित ऐसे मुद्दे होते हैं जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर में चर्चा के विषय रहते हैं। इन टॉपिक को साधारणतः अपन ज्योग्राफी में पढ़ते नहीं है, लेकिन जब ये करंट का विषय बनते हैं तब इनका अध्ययन जरूरी हो जाता है। और इसी उद्देश्य के लिए हमने इस चैनल पे ये क्लासेस शुरू की है, जो कि हफ्ते में सामान्यतः 1 से 2 कक्षाएं हमारी प्रारंभ होती है। मैंने पहले भी आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया था कि हम है ना भारत का पहला डार्क स्काई पार्क यानी कि पेंच टाइगर रिजर्व की चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि डार्क स्काई पार्क क्या होता है, हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि पेंच टाइगर रिजर्व क्या है, इससे महत्वपूर्ण संबंधित जो फैक्ट है वो क्या है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अर्थात आज की कक्षा भारत के पहले डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व से संबंधित रहेगी भाई। लेकिन एक बात याद रख लेना, मेरी क्लास में सोच समझ कर आना, क्योंकि अगर तुम मेरी क्लास में आए तो याद रखना मैं बनवा दूंगा तुम्हें लैब असिस्टेंट। क्या बना दूंगा? लैब असिस्टेंट। भूल से भी अगर मेरी कक्षा देख लिया आपने, तब क्या होगा? बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेरी कक्षा देखने से एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और नुकसान क्या होगा कि अगर मेरी कक्षा देख ली तो आपके कुछ पर्सन सही हो जाएंगे पेपर में। अगर आपके पर्सन सही हो गए तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर रिश्तेदारों को होगी जलन। हो गया ना नुकसान? बोलना बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? बोलना बंद कर देंगे। इसलिए कहता हूं मेरे पास आओ और मेरी कक्षा में आओ तो जरा सोच समझ कर आना, वरना मैं लैब असिस्टेंट बना दूंगा, है ना? यही तो है। तो भाई आज का जो विषय है भारत के पहले डार्क स्काई पार्क यानी कि पेंच टाइगर रिजर्व का, यह चर्चा में क्यों है? हाल ही में कुछ समय पहले महाराष्ट्र राज्य और मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त रूप से स्थित पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। क्या किया गया है कि भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। किसको किया गया है? पेंच टाइगर रिजर्व को किया गया है, बाघ आरक्षित क्षेत्र को किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? याद रखना, रात्रि के समय शहरों में क्या होता है, रात को आप शहरों क्षेत्रों में जब आकाश को देखते हो ना तो धुंधला दिखाई देता है, आपको क्लियर दिखाई देता नहीं है। लेकिन गांव में रात गुजारी होगी और आसमान को जब आपने देखा होगा तब आपने महसूस किया था कि भाई तारे तो बहुत सारे हैं, चमक रहे हैं, चमकता हुआ आसमान दिख रहा है, मोतियों के भांति छोटे छोटे तारे दिख रहे हैं। कुछ अद्भुत नजारा होता है, अद्भुत नजारा होता है। क्यों? क्योंकि गांव के क्षेत्र में क्या होता है, जो आर्टिफिशियल लाइट होती है ना उसका प्रभाव कम होता है। शहरों में आर्टिफिशियल लाइट ज्यादा होती है, उस वजह से हमें आसमान क्लियर दिखाई नहीं देता। इसी उद्देश्य के लिए कि इस क्षेत्र के अंदर प्रकाश प्रदूषण को कम करने के लिए, लाइट पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम ऐसे नियम बनाएंगे कि यहां पर रात के समय आर्टिफिशियल लाइट का प्रभाव नाम मात्र का हो। और नाम मात्र का होगा तो क्या होगा? रात में आसमान तारे स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। अगर तारे स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे तो क्या होगा? क्या होगा भाई? जो अपने खगोल शास्त्र से संबंधित अनुसंधान है ना, जो वेधशालाएं हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है अपने पेंच टाइगर रिजर्व को। तो सबसे पहले प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में भारत में जो पहला डार्क स्काई पार्क बना है वो कौन सा है? तो पेंच टाइगर रिजर्व है। एशिया में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। फिर बनेगा इससे संबंधित कि पेंच टाइगर रिजर्व है क्या, इससे संबंधित। तो हमें स्टैटिक देखना पड़ेगा कि पेंच टाइगर रिजर्व से संबंधित ऐसे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं भाई पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं क्या डार्क स्काई पार्क होता क्या है। इस प्रकार का दृश्य दिखे आपको, देखो कहीं कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, कोई बल्ब नहीं जल रहा, कोई लाइट नहीं जल रही है ना। स्पष्ट रूप से आपको क्या दिखाई दे रहा है? खुला आसमान, खुले आसमान में तारे, तारों के पीछे से धुंधली सी निहारिकाएं,
और खगोल शास्त्र के लिए यही तो चाहिए, इसीलिए तो डार्क स्काई क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी ये कृत्रिम प्रकाश से मुक्त क्षेत्र होता है, जिससे कि प्राकृतिक सुंदरता, आसमान की प्राकृतिक सुंदरता, जैसे तारों से भरा हुआ आकाश, इसको हम बनाए रख सके। और खगोल विज्ञान, वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म को अपन क्या कर सके, बढ़ावा दे सके, इसीलिए ये पहल की गई है भाई। तो अब जानते हैं पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में मोटी मोटी जानकारी कि पेंच टाइगर रिजर्व वास्तव में है क्या। साधारणतः क्या कहते हैं कि पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन वास्तव में पेंच टाइगर रिजर्व एक विस्तृत क्षेत्र है, जिसका कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है तो कुछ क्षेत्र कहां पड़ता है, अपना महाराष्ट्र में पड़ता है। मध्य प्रदेश में सामान्यतः 2 जिले हैं, नाम याद रखना आप अच्छे से। पहला जिला है अपना सिवनी, दूसरा जिला अपना छिंदवाड़ा। कि मध्य प्रदेश के सिवनी व छिंदवाड़ा जिला, महाराष्ट्र का नागपुर जिले में इस पार्क का, इस टाइगर रिजर्व का क्या है, विस्तार है। लेकिन इस टाइगर रिजर्व का क्या है, एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में है, इसलिए अक्सर इस टाइगर रिजर्व को किसका हिस्सा मान लिया जाता है, मध्य प्रदेश का हिस्सा मान लिया जाता है। यह मध्य भारत की जो सतपुड़ा श्रेणी है ना, मैंने आपको सतपुड़ा श्रेणी के बारे में पढ़ाया था, अभी और समझेंगे कि सतपुड़ा श्रेणी क्या है। सतपुड़ा श्रेणी का जो दक्षिणी ढलान है ना, सतपुड़ा श्रेणी का जो दक्षिणी ढलान है, उस एरिया में ये सिचुएटेड है अपना, ठीक है, याद रखना है। इसमें इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच मोगली अभ्यारण्य और एक बफर क्षेत्र भी शामिल है। और इसका नामकरण की बात करते हैं ना कि इसका पेंच टाइगर रिजर्व नाम क्यों पड़ा, तो इसका कारण था एक नदी जिसका नाम ही है पेंच नदी। ये कहां पर है, जो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर बहती है और पार्क को पूर्वी और पश्चिम के बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। कि पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में होने की वजह से क्या कहा जाता है कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी के बारे में आपने सुना होगा, सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिणी ढलान पर स्थित है ये, और इसके मध्य से एक पेंच नदी बहती है जिसकी दिशा क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। और ये इस टाइगर रिजर्व को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी। ये है अपना पेंच टाइगर रिजर्व, ये क्या है, पेंच टाइगर रिजर्व। और ये है अपनी सतपुड़ा श्रेणी, क्या है, सतपुड़ा श्रेणी। विस्तार कहां पर है, थोड़ा सा हिस्सा इसका गुजरात में पड़ता है, कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र में पड़ता है, कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में और कुछ इसका छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है अमरकंटक, जहां से सोन नदी और नर्मदा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। उस अमरकंटक में विंध्यन श्रृंखला और सतपुड़ा श्रेणी का क्या होता है, मिलन होता है भाई। क्या होता है, मिलन होता है दोनों श्रेणियों का, ठीक है। ये है सतपुड़ा। सतपुड़ा का मतलब क्या होता है, सत प्लस पुड़ा, अर्थात 7 मुख्य पहाड़ियों की पर्वत श्रृंखला। ऐसी पहाड़ी श्रृंखला जिसमें 7 मुख्य पहाड़ियां हैं, जैसे ये देखो, बरवानी, आसिरगढ़, कालभीत, महादेव, बीजागढ़, मैकाल हिल्स। ये 7 जो पहाड़ियों का समूह है ना, जो पुड़ा का समूह है, इसी को कहते हैं संयुक्त रूप से सतपुड़ा। क्या कहते हैं अपन, सतपुड़ा। अब पेंच टाइगर रिजर्व के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि कैसे ये टाइगर रिजर्व बना अपना, कैसे अपना टाइगर रिजर्व बना। मानचित्र पर आप देख रहे हो ना, मानचित्र पर आप देख रहे हो, यही है अपना पेंच टाइगर रिजर्व। बात 1977 की है, वर्ष 1977। इस वर्ष क्या हुआ, इसे है ना एक अभ्यारण्य, एक सेंचुरी का दर्जा दिया गया था, कि एक अभ्यारण्य, एक सेंचुरी बनाई गई थी 1977 में। इसी को बाद में क्या बदलकर 1983 में कर दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, यानी नेशनल पार्क बना दिया गया। फिर समय गुजरता है और वर्ष आता है 1992 का। 1992 में फिर क्या होता है, आधिकारिक तौर पर इसे क्या बनाया जाएगा, पेंच टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, पेंच टाइगर रिजर्व। तो आज का जो पेंच टाइगर रिजर्व है ना, उसका विकास होना प्रारंभ हुआ था 1977 में, लेकिन वास्तव में वो टाइगर रिजर्व के रूप में अस्तित्व में आता है 1992 में। लेकिन क्या इसके कोई ऐतिहासिक साक्ष्य है, क्या इससे पहले भी इसका कोई महत्व था, तो बिल्कुल था। 16वीं शताब्दी की अपन बात करें ना, तो एक मुगल दस्तावेज मिलता है अपने को, जिसका नाम है आईने ए अकबरी। क्या नाम है, आईने ए अकबरी।
आईने अकबरी में है ना, इस जंगल का अपने को क्या मिलता है भाई, उल्लेख मिलता है, इसकी स्थिति का पता लगता है, इसमें जो जीवों की विविधता है ना उसका वर्णन किया गया है। किसमें, आईने और अकबरी की, आईने और अकबरी नामक मुगल दस्तावेज में। तो हमने ये समझा, जब अपने टाइगर रिजर्व के बारे में जाना, डार्क स्काई के बारे में समझा कि क्या होता है, तो जान लेते हैं ना यहाँ पे कौन से जीव है, कौन से जीवों की विविधता है। ये पीछे देख रहे हो, ऐसे ही तुम क्लास देख रहे हो, है ना, ऐसे ही देख रहे हो ना, आ गया मैं, ऐसे ही देख रहे हो। ये है भाई, ये भी यहाँ पे रहता है, ये भी यहाँ पे रहता है लक्कड़ बग्गा। ये देखो इसके कान खड़े हैं, जब भी इंपॉर्टेंट बात आती है तो ऐसे ही आपके कान खड़े हो जाते हैं। ये देखो भी, भैंस नहीं है, भैंस मत समझ लेना, ये जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। यानी जब मैं जीव जंतुओं की बात करूंगा, फौना की बात करूंगा ना, तो इसमें बाघ मिलेंगे आपको, टाइगर, तेंदुए मिलेंगे, जंगली गौर मिलेगी। ये भैंस नहीं है, समझ रहे होगे भाई, ऐसे लग रहा है जैसे भैंस ने बॉडी बना ली हो जिम जा करके, प्रतीत तो ऐसे ही हो रहा है ना कि भैंस ने क्या बना ली है, बॉडी सोडी बना ली है भाई जिम जा करके। ये देखो सिक्स पैक वगैरह, ऐसे एब्स वगैरह इसके दिखाई दे रहे हैं ना। ये है बंदर अपना, ठीक है, बंदर मिलता है, हिरण मिलता है, ढोल मिलता है। ढोल क्या होता है, ढोल वास्तव में है ना ये जीव है, भारतीय जंगली कुत्ता होता है ना, उसको उस क्षेत्र में कहा जाता है कि ढोल है ये, ठीक है। यहाँ पे लक्कड़ बग्गा मिलेगा, ये लक्कड़ बग्गा है। यहाँ पर भेड़िया मिलेगा, सियार मिलेगा, जंगली बिल्ली जैसे जीव मिलेंगे, है ना। ये तमाम जीव यहाँ पे मिलते हैं। जब वनस्पतियों की बात होगी तो यहाँ पर महुआ मिलेगा अपने को, तेंदू मिलेगा, साज मिलेगा, चिरौंजी मिलेगी, बेर मिलेगा, पलास मिलेगा, भारतीय गोंद के पेड़ मिलेंगे। ये यहाँ पर क्या है, ये फ्लोरा की कुछ प्रजातियां है जो इस क्षेत्र में अपने को देखने को मिलती है। यानी फौना और फ्लोरा कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, याद रखना। अब पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में तो समझ लिया कि हमने जान लिया कि पेंच टाइगर रिजर्व क्या है, लेकिन आपसे एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछ ले सिंपल सा, कि आप तो साहब ये बता दो हमें कि भारत के अंदर कुल टाइगर रिजर्व है कितने। आरएसएसबी में आलोक राज पूछ ले कि मेरे प्यारे बच्चों जरा इतना सा तो तुम बता दो, जरा इतना सा तो मेरे को उत्तर दे दो कि भारत में ये टाइगर रिजर्व कितने हैं। लेकिन तुमने तो मेरी क्लास देखी है ना, तुम तो गलती से इस क्लास में आ गए हो ना, गलती से आ गए हो तो तुम तो पर्सन सही कर ही दोगे, आप कह दोगे भी 58 है। कितने हैं, 58 है। ये नंबर बाद में बढ़ सकता है, लेकिन वर्तमान में जब हम बात कर रहे हैं ना, मार्च 2026 की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व भारत में है। आपसे पूछ ले कभी कि टोटल एरिया कितना है इन 58 पार्क के अंतर्गत, आप कह दोगे 84,487.83 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पे है ये। और आपसे कभी पूछ ले कि सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य कौन सा है, तो तुम बेझिझक कह देना, बगैर किसी डाउट के भी कह देना कि जहां पर साहब पेंच टाइगर रिजर्व है ना, वो ही राज्य वो है जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। और वो राज्य है अपना मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश। वही मध्य प्रदेश जिसका विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ यानी 36 जिलों का राज्य, 36 जिलों का राज्य। फिर एग्जामिनर कहे नहीं यार ये तो सारे पर्सन सब लोग पूछ रहे हैं ना, मैं कुछ और पूछता हूं, तुम जरा मुझे ये तो बतला दो कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तुम कहोगे जी हमने तो कुमार सर की क्लास देखी है, और जब हमने कुमार सर की क्लास देखी है ना, तो आपकी इतनी औकात है नहीं कि आप हमसे प्रश्न पूछ सको और हमें उत्तर न दे सके। ये तो कह ही दोगे ना, क्यों, क्योंकि मैंने तो तुम्हें बता दिया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य है ना, इन दोनों की सीमाओं पर एक टाइगर रिजर्व मिलता है जिसका नाम है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। क्या है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। वो भारत का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। लेकिन वो कहेगा नहीं जी मैं तो लंबा नहीं पूछूंगा, सबसे बड़े वाला नहीं पूछूंगा, तुम तो मुझे सबसे छोटे वाला टाइगर रिजर्व बता दो, मुझे सबसे छोटे वाला टाइगर रिजर्व बता दो। तुम कह दोगे कोई बात ना, हमें पता है, सर ने बताया था, असम राज्य है। कौन सा, असम राज्य है। और असम में क्या है, ओरांग टाइगर रिजर्व है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। लेकिन कहे नहीं मुझे तो पहला बताओ, मैं तो गुस्सा हो जाऊंगा अगर तुम नहीं बताओगे तो। तुम कह देना कोई दिक्कत नहीं है, सर ने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड का जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है ना, ये फर्स्ट रिजर्व था, फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी था।
यानी हमने जान लिया टाइगर रिजर्व से महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो आप भूल क्यों जाते हो कि एक प्रोजेक्ट टाइगर भी था। क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर भी था कि भारत में जो टाइगर कम हो रहे थे, भारत में क्या हो रहे थे? टाइगर कम हो रहे थे। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने 1973 में 1 अप्रैल को एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि भाई टाइगर को कम नहीं होने देंगे, ये देश ही शेरों का है, टाइगर कैसे कम हो जाएगा, वो भी तो उन्हीं की बिरादरी का है। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से एक प्रोजेक्ट शुरू होता है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। क्या नाम है? प्रोजेक्ट टाइगर। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि भारत सरकार का एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह प्रोजेक्ट चलाया। 1 अप्रैल 1973 को चलाया। किस नेशनल पार्क से शुरू हुआ? तो आप कह देना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से शुरू हुआ 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है। उद्देश्य क्या है? इंडेंजर्ड रॉयल बंगाल टाइगर को बचाना है जो कि खतरे में है। ठीक है। और इसने ना काफी योगदान दिया है भारत में। लेकिन वर्तमान में जब प्रोजेक्ट टाइगर है ना, जब अन्य संगठन थे प्रॉपरली इसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो सरकार ने एक संगठन लेके आई सरकार जिसका नाम है एनटीसीए। प्रोजेक्ट टाइगर को प्रभावी रूप से धरातल पर लागू करने के लिए ना एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम था, क्या था? संगठन का एनटीसीए, जिसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो बता देना नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्यों शुरू की गई? कि प्रोजेक्ट टाइगर को मेंटेन करना है भाई। अब ये क्या है भाई? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है? बात ऐसे है साहब, बात ऐसे है सीधी सी कि जब प्रोजेक्ट टाइगर चलाना 1973 में, तो समय के अंतराल पे देखा गया कि कहीं ना कहीं हमें ऐसे संगठन की, एक ऐसी इकाई की जरूरत है जो प्रोजेक्ट टाइगर को संभाले, प्रोजेक्ट टाइगर को संभाले। इसीलिए सरकार ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था एनटीसीए, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। भाई स्थापना कब होती है इसकी? 2005 में होती है। भाई कब होती है? 2005 में होती है। और ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। काम क्या करता है? प्रोजेक्ट टाइगर को संभालता है, इतना ही है। अब है ना, ईमानदारी से आपके लिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, आपका एक छोटा सा कर्तव्य बनता है कि आप इस YouTube चैनल को क्या करो? थोड़ा सा बढ़ावा दो। भाई मैं आपके लिए इतने प्रयास कर रहा हूं ना, आपके लिए कुछ ऐसे मुद्दे लेकर के आ रहा हूं, तो मेरी आपसे एक आशा है कि इस चैनल को है ना थोड़ा सा यार सब्सक्राइब करवाओ, ताकि थोड़ा सा बढ़े ना, थोड़ा सा बेस इसका बढ़े, तब हम लाइव का सोचें। क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि 1000 के लगभग सब्सक्राइबर तो आपके होने चाहिए, तभी लाइव आप कर सकते हो। इसीलिए यूट्यूब पे ये सर्च करना, ये नाम कुमार पाल आदित्य, मेरी फोटो मिलेगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो अच्छी लगे कमेंट करना, और ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करवाओगे? शेयर करवाओगे भाई। ठीक है। इससे पहले हमने कंप्लीट किया था एक टॉपिक कि प्रोजेक्ट अनुमान क्या है। जिन बच्चों ने प्रोजेक्ट अनुमान देख लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा ना एक बार देख ले। करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनने होते हैं तो कहीं से भी बन जाते हैं, और ये तो फिर भी भूगोल विषय से संबंध रखते हैं, फिर भी भूगोल विषय से संबंध रखते हैं भाई। यूट्यूब पे ये नाम सर्च करना जरा, कुमार पाल आदित्य, आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मेरे पास आओगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ना? हो सकता है कि मेरे पास आना ही मत, मेरे पास आना ही मत। मेरे पास आ गए तो हो जाएगा नुकसान, क्योंकि मैं बना दूंगा तुम्हें प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट। इसीलिए मेरे पास आओ तो सोच समझ के आना, क्योंकि मेरी क्लास की ना तो क्वेश्चन हो जाएंगे सही आपके। जब आपके क्वेश्चन सही होने लग गए ना, तो रिजल्ट की पीडीएफ में आ जाएगा आपका नाम, और पीडीएफ में नाम आ गया ना तो जो रिश्तेदार अब ताने देते हैं ना वो जल मरेंगे, और जल मरे ना तो आपसे बातचीत करना जरा सी कम कर देंगे। तो नुकसान आपको सामाजिक रूप से एक उठाना पड़ सकता है। तो मेरे पास आओ तो सोच समझ कर आना, क्योंकि मैं बना दूंगा तुम्हें लैब असिस्टेंट, ये मेरा आपसे वादा है।
ठीक है, तो ऐसे ही टॉपिक आगे भी निरंतर हम समय समय पर लाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के हैंडल के माध्यम से इस चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करने का प्रयास करो, क्योंकि मेरी उम्मीद सिर्फ आप हो कि मैं आपके लिए अच्छा कर सकता हूं, तो कम से कम आप हमें उन स्टूडेंट तक पहुंचाने का जरा सा मौका दो और उनको भी इस जो हमने पहल शुरू की है ना, इसमें हिस्सेदारी निभाओ उनकी भी। ठीक है, और भी क्लास आएगी, जुड़े रहिए, जरूर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ इसी अंदाज में, कुमारपाल आदित्य के साथ में। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, पसंद आया तो कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल का अपने प्रमोशन करो भाई, प्रमोशन करो। क्यों? क्योंकि आप ही हो मेरे सब कुछ, तो आप इसको बढ़ावा दे सकते हो और आपके लिए ही मैं ये चैनल बनाया हूं, ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिल सके। आजकल कॉपी पेस्ट का जमाना है, इसीलिए हमें आवश्यकता थी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो आपको एक अच्छा कंटेंट दे सके। क्या दे सके? अच्छा कंटेंट दे सके भाई। तो दोबारा मिलते हैं, मैं कुमारपाल आदित्य धन्यवाद करता हूं जो आपने वीडियो देखी। आप इसी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।